Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज Women in STEM. STEM is Science, Technology, Engineering and Mathematics. इस इशू को डिस्कस करने वाले हैं. ये आर्टिकल जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. आप इसे सोसाइटी से रिलेट कर सकते हैं बिकॉज हियर समवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ women. And here specifically we are going to look at the role of women which is played in the sector of science, technology, engineering and mathematics. इन्हें इस हार्ड कोर को मिलाकर कह दिया जाता है STEM. So therefore, the title of today's article is Women in STEM. Now, the study and the observation suggest that women are still underrepresented population globally when it comes to STEM, science, technology, engineering and mathematics. अभी भी आज तक जितने लेवल की एजुकेशन लेवल आ चुकी है, जिस लेवल पे फीमेल पार्टिसिपेशन चल रहा है, even today women are underrepresented globally, not just in India, globally when it comes to science, technology, engineering and mathematics. इस इशू को आज हम इस वीडियो में हाईलाइट करेंगे. सबसे पहले ग्लोबल अचीवर्स की बात करते हैं, ग्लोबल लेवल की बात करते हैं. Globally, we see that there are countries which have fairly good ratio in terms of equal number of female and male researchers. ऐसे countries जहाँ पे मेल और फीमेल रिसर्चर्स का ऑलमोस्ट जो रेशियो है वो इक्वल आता है, जैसे कि साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट. दोनों ही कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ रिसर्चर्स में फीमेल रिसर्चर्स आर 45%. तो ऐसे ही वी हैव क्यूबा. In Cuba, we have 49% representation by the female researchers. And overall, अगर हम देखें तो highest number of female researchers आपको ट्यूनीसिया में मिलेगा. Yes, Tunisia, an African country, there you have 55% of female researchers there, followed by Argentina where you have 53% female researchers and New Zealand with 52% female researchers. So these are some of the global achievers. These are the countries which have fairly good ratio when it comes to the representation of women as researchers. Now यहाँ पे इंडिया की पोजीशन को कंसिडर करना भी ज़रूरी है. Now globally अगर हम देखें तो according to some data available at UNESCO on some selected countries, India is at the lowest position. क्योंकि जब इंडिया में हम देखते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इन एरियाज़ में फीमेल रिसर्चर्स, फीमेल पार्टिसिपेशन कितना है, सो वी हैव ओनली 14% फीमेल रिसर्चर्स वर्किंग इन द स्टेम एरियाज. सो इंडिया कम्स समवेयर एट द लोएस्ट पोजीशन इन दिस सेक्टर. इट्स जस्ट नॉट इंडिया. India is not far behind many advanced countries in this particular aspect at least. यहाँ पे अगर हम जापान की बात करें तो जापान में भी सिर्फ और सिर्फ 16% फीमेल रिसर्चर्स हैं स्टेम एरियाज में. नीदरलैंड हैज़ 26, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ 27 एंड यूनाइटेड किंगडम हैज़ 39% फीमेल रिसर्चर्स. तो इंडिया के साथ साथ ग्लोबली बाकी जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी फीमेल रिसर्चर्स की जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ लो. अब यहाँ से एक पिक्चर हमें समझनी होगी कि क्या ग्रेजुएशन में भी सेम नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं. एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं वर्किंग एज अ रिसर्चर. नाउ वी नीड टू सी कि विमेन ग्रेजुएट्स का क्या सिनेरियो है. स्पेशली अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में 43% women, they constitute the entire graduation population in the STEM areas. Science, technology, engineering, mathematics में 43% graduates में से women graduates हैं, which is one of the highest percentage all over the world.
लेकिन हैरानी की बात यह है, अगर 43% विमेन ग्रेजुएट हो रही हैं इन पर्टिकुलर एरियाज़ में से, बट सिर्फ 14% विमेन ऐसी हैं जो कि कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर रही हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन कर रही हैं। ग्रेजुएशन लेवल्स हाई हैं, लेकिन आगे चलकर रिसर्च लेवल पे जाकर जो नंबर्स हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं। सिमिलरली अगर हम रिसर्च और फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे भी विमेन पार्टिसिपेशन जो है वो ड्रॉप कर चुकी है। अगर हम मेल पार्टिसिपेशन की बात करें तो 73% हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मेल रिसर्चर्स एंड ओनली 27% आर द फीमेल। अब therefore we see that the visibility of having the female faculty in universities as well as in the research institute, it is significantly lower. The percentage of women in faculty position, it begins to shrink as you move each step up the ladder. जैसे जैसे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप स्टेप अप होते जाएंगे वैसे वैसे जो नंबर है वो और भी ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा, विच मेनली शोज़ कि जितनी हायर पोजीशंस हैं दे आर हेल्ड बाय द मेल रिसर्चर्स। तो ये एक बड़ा मिसमैच हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एक तो ग्रेजुएशन नंबर्स हाई हैं, 43% ग्रेजुएट्स में से विमेन हैं, लेकिन व्हाट हैपन्स कि रिसर्च और फैकल्टी में जाकर जो नंबर्स हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं। Also, if we talk about India's position in terms of women in academic decision making, academic decision making में अगर हम specifically देखें तो वहाँ पे भी number of female participants जो हैं वो decrease करते हैं। Especially decision making की जब हम बात करते हैं तो board of governors, council of institutes for higher education, ये सब यहाँ पे आता है और इन सभी में women representation absolutely low है। सो एज वी आर सेइंग कि अगर हम डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ देखें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तो वहाँ पे भी विमेन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि ये तो था स्टेम सेक्टर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। नाउ एक और व्यू हम लेते हैं ऑफ इंडियाज़ कॉरपोरेट सेक्टर। लेट्स टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द कॉरपोरेट सेक्टर। ना जब हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे चाहे लीडरशिप पोजीशंस की बात हो, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस की बात हो, तो कॉरपोरेट सेक्टर में हमारे पास जो पार्टिसिपेशन है वो कंपैरेटिवली एकेडमिक्स से कंपैरेटिवली में अगर हम देखें तो इट इज़ कंपैरेटिवली हाई। The number of women holding senior management positions in the corporate sector in India is 39% and which is higher than the global average. तो इंडिया के कॉरपोरेट सेक्टर में विमेन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है और ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस में भी नंबर ऑफ विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एवरेज है उससे ज़्यादा है। And it is said that the number of women CEOs in the Fortune 500 companies, it is 15%. और अगर इसी तरह से ट्रेंड चलता रहा, so near parity this will be reached by 2045. मेल एंड फीमेल में ऑलमोस्ट पैरिटी अचीव हो जाएगी एंड दीज आर सम ऑफ द फोरकास्ट विच वाज मेड बाय डेलोइट। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर में हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी बेहतर है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिस्क्रिपेंसी क्यों है इतना। जब हम एकेडमिक सेक्टर की बात करते हैं, रिसर्च सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर में फीमेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। पहला रीज़न यहाँ पे निकल के आता है विच इज़ अबाउट द मेरिट बेस्ड एंड मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। जो डिस्क्रिपेंसी फीमेल पार्टिसिपेशन में देखने के लिए मिल रही है, स्पेशली इन द हायर पोजीशन इन बोथ ऑफ दीज सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर में सिलेक्शन का मैकेनिज्म, किसी पर्सनल को प्रमोट करने का मैकेनिज्म मेरिट के बेसिस पे, कॉम्पिटेंस के बेसिस पे डिपेंड करता है। इट इज़ मोर रिजल्ट ओरिएंटेड, which is a definitive metrics what is in the academic institutes as well. Now because this is a merit based market oriented industry and therefore there is female participation is comparatively high.
Plus, there are different schemes as well. There are so many schemes which are encouraging the participation of women, in the private sector, as a workforce in the private sector. And इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स बहुत पहले से ही लॉन्च कर दी गई हैं. एज़ कम्पेयर टू द इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट रिसेंट ईयर में ले रही है, इससे बहुत पहले ही प्राइवेट सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए काम हो चुका है, जैसे कि फ्लेक्सी आवर वर्क टाइम, rejoining the workforce after interim break, sections operated only by women. All of these were introduced by the private enterprises in 1990s और इसके जो benefits हैं वो अभी आ रहे हैं. 1990s में ही women participation को increase करने के लिए schemes, programs launch हो गए थे और आज हम इसका full potential देख पा रहे हैं. अगर हम यहाँ पे government initiatives की बात करें, so we have Gati, Gender Advancement for Transforming Institutions. ये एक पायलट प्रोजेक्ट है विच इज़ लॉन्च्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इसका भी एम है टू प्रमोट जेंडर इक्विटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. गति के फर्स्ट फेज में 30 एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे फोकस है कि इन हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो लीडरशिप रोल्स हैं दे विल बी गिवन टू women. And also they're keenly looking at the number of women students and the researchers in these educational and research institutions. So gender advancement for transforming institution, Department of Science and Tech, this is an important pilot project in that manner. Similarly, we have Kiran, knowledge involvement in research advancement through nurturing. ये भी Department of Science and Tech के अंडर आता है. And in this program, in this plan, we are encouraging women scientists. We also prevent women scientists from giving up their research because of the family reasons. All of these are noteworthy. Knowledge involvement in research advancement through nurturing. Similarly, we have SERB Power, promoting opportunity for women in exploratory research. अब इसमें भी एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है टू द रिसर्चर्स ताकि उनको इक्वल एक्सेस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ, स्पेशली फॉर द इंडियन वुमेन साइंटिस्ट हु आर एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. R&D सपोर्ट वुमेन साइंटिस्ट को प्रोवाइड की जाती है. इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं. वन इज SERB Power फेलोशिप एंड द अदर वन इज SERB Power रिसर्च ग्रांट्स, जिसके थ्रू इक्वल एक्सेस और वेड अपॉर्चुनिटीज़ विमेन साइंटिस्ट को मिल पाए इंडिया में फॉर R&D, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है. और प्रोग्राम्स की बात करें तो वी हैव मेनी प्रोग्राम. देयर इज क्यूरी प्रोग्राम, कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च थ्रू इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन विमेन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम. सो ओनली विमेन यूनिवर्सिटीज आर बीइंग सपोर्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर and to create a state of art research labs. Ultimately इसका भी एम यही है कि इंडिया में women participation, especially in science and tech domain में increase हो पाए. There is India and US fellowship for women in STEM as well. इसमें भी Indian women scientists और technologists को encourage किया जा रहा है that they go for international collaboration, in terms of research into the premier institutes of USA for the duration of 3 to 6 months. Then there is Vigyan Jyoti scheme. इस विज्ञान ज्योति स्कीम में क्लास 9 to 12 जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है that they pursue their education, their career in science and tech area, particularly in the areas where women are underrepresented. We also have National Award for Women Scientists, जिसमें जो women scientists की जो contribution है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ अर्थ सिस्टम साइंसेज, उन रिकग्नाइज किया जाता है. दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड स्पेशल अवार्ड आया है नेशनल अवार्ड फॉर वुमेन साइंटिस्ट, जिसमें हर साल एक वुमेन साइंटिस्ट को फाउंडेशन डे पे अवार्ड दिया जाता है. देन क्रैचेस को भी सेटअप किया गया है. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में क्रैचेस सेटअप किए गए हैं ताकि जो साइंटिस्ट मदर्स हैं दे कैन कैरी ऑन देयर रिसर्च वर्क अनइंटरप्टेड. तो देखें, हमने ये आर्टिकल इसलिए तैयार किया है बिकॉज अगर सपोज इन द मेन्स यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन दैट द women आर स्टिल मिसरिप्रेजेंटेड और अंडर रिप्रेजेंटेड
in the field of STEM? What efforts are needed to be done? जेंडर इक्विटी किस तरह आ पाएगी? तो ये जो स्कीम्स जो हैं यहाँ पे, अब यही हमारे सजेशंस भी बन सकते हैं कि येस, हमें जेंडर एडवांसमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाना चाहिए, जिससे कि जो एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेलेक्ट किया जाए, उनके ऊपर फोकस किया जाए। हमें जो विमेन हैं दोज वी शुड इनकरेज देम कि वो आगे आएँ, फैमिली रीजंस की वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ना छोड़ें। ये सभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपके अल्टीमेटली सजेशंस बन के आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह इंडिया में जो ग्रेजुएट नंबर्स हैं वो इतने हाई हैं, लेकिन दोज हु आर वर्किंग इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड दैट आर लेस, स्पेशली वी टॉक अबाउट द विमेन हियर। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों ज़्यादा है, क्या डिफरेंस है दोनों में, किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, थोड़ा ऑफ भी टॉपिक बन के ये आपके पेपर में आ सकता है। यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। सो इट इज़ होप्ड कि जो भी प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, टू एम्पावर women in the workforce, and we are seeing that, we are aiming that by 2047 we can achieve a gender parity, तो इसमें इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल निकल कर आए, स्पेशली 2047 जब हमारी 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडियन इंडिपेंडेंस को, उस टाइम पे जेंडर पैरिटी को अचीव करना एक बड़ा गोल रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर पैरिटी की बात करते हैं, it will only happen when there is change in the mindset. Institutions, they consider women as assets rather than a diversity rectification issue. No, there has to be the change in mindset here. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.